आज बात उन बड़ी खबरों की जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एनकाउंटर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। सुल्तानपुर डकैती कांड में अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद शुरू हुई सियासत और तेज हो गई है। अनुज का परिवार सवाल खड़े कर रहा है तो योगी और अखिलेश के बीच भी वार पलटवार का दौर जारी है। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कहीं से जस्टिस बताकर पटाखे फोड़े गए तो विपक्ष ने अक्षय के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए। वहीं उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ। कुछ दिन पहले आरपीएफ जवानों को चलती ट्रेन से फेंकने वाला जाहिद मुठभेड़ में ढेर हो गया। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील की रैली में औरंगाबाद आ रहे कुछ लड़कों ने जिहादी नारे लगा दिए। रैली में बवाल के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अमित शाह मिशन महाराष्ट्र पर आज संभाजी नगर में होंगे तो हरियाणा में कांग्रेस नेता मामन खान की धमकी कहीं कांग्रेस के गले के फांस तो नहीं बन जाएगी, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले बात बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर छिड़े हुए संग्राम की। अक्षय कल पुलिस एनकाउंटर के दौरान मारा गया, जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। विपक्षी नेता एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे ने 8 सदस्यों की कमेटी बना दी है। कमेटी ये जांच करने की किन परिस्थितियों में अक्षय शिंदे को पुलिस वैन में गोली लगी। नियमों के मुताबिक अगर कोई आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो उसकी जांच होती है। इस कमेटी में अध्यक्षता ठाणे के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर पंजाब राव उगले को सौंपी गई है। इसमें 2 पुलिस उपायुक्त, 2 एसीपी के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच हो रही है, वहीं पब्लिक बदलापुर में इसका जश्न मना रही है। बदलापुर के रेलवे स्टेशन पर अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की खुशी में मिठाई बांटी गई। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अक्षय शिंदे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर जश्न मनाया। मलाड की कुरार इलाके में भी लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। आइए आपको बता देती हूं कि इसी स्टेशन में 1 महीने पहले क्या हुआ था। यहां पर शिंदे सरकार के खिलाफ इसी स्टेशन पर जमकर प्रोटेस्ट हुआ था। स्कूल में बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग इसी स्टेशन पर की जा रही थी। फांसी का फंदा हाथ में लेकर लोग इसी स्टेशन पर खड़े हुए थे और सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। अब ठीक 1 महीने के बाद उसी स्टेशन पर मिठाई बांटी जा रही है। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ता इसे एकनाथ शिंदे का न्याय बता रहे हैं। पुलिस कल शाम करीब 5:30 बजे अक्षय शिंदे को जांच के लिए तलोजा जेल से बदलापुर लेकर गई थी। अक्षय पर उसकी एक्स वाइफ ने उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था और इसी की जांच के लिए पुलिस उसे बदलापुर लेकर गई थी। लेकिन शाम करीब 6:15 बजे के आसपास जैसे ही पुलिस की गाड़ी ठाणे के मुंब्रा बाईपास पहुंची, अक्षय शिंदे ने पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर एएसआई नीलेश मोरे पर फायरिंग कर दी। इसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में अक्षय ढेर हो गया। अक्षय के एनकाउंटर को लेकर शिंदे सरकार ने एक जांच टीम बना दी है। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में फिलहाल फॉरेंसिक्स की टीम उस गाड़ी का जांच कर रही है जिस गाड़ी में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त उस गाड़ी को थाने क्राइम ब्रांच के बाहर एक कंपाउंड में खड़ा किया गया है, जहां पर क्राइम ब्रांच की टीम और यूनिट के लोग इस वक्त यहां मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में फॉरेंसिक्स की टीम इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये जांच कर रही है। और खास तौर पर देखना ये होगा कि जिस तरह से पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक रूप से बताया जा रहा था कि गाड़ी में कुल मिलाकर 4 लोग मौजूद थे, जिसमें संजय शिंदे जो कि पुलिस निरीक्षक हैं, एपीआई नीलेश मोरे और उसके अलावा पुलिस के 2 और अधिकारी जो फ्रंट सीट के पास बैठे हुए थे। वहीं संजय शिंदे द्वारा चलाई गोली में अक्षय शिंदे की मौत हुई है। अब इस मामले में फॉरेंसिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, एक तरफ वो देखना महत्वपूर्ण होगा, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो एसआईटी फॉर्म की गई है जो इस मामले में जांच करेगी, जिसे रिपोर्ट सौंपना है और इस पूरे एनकाउंटर का ब्यौरा देना है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या रिपोर्ट एसआईटी की तरफ से इस मामले में जो है वो सरकार को सौंपी जाती है। क्योंकि इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खास तौर पर मृतक के परिवार की तरफ से कई पेचीदा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें महत्वपूर्ण ये सवाल भी है कि क्या अक्षय शिंदे गोली चलाना जानता था, क्या गन का लॉक उसे खोलने आता था अथवा नहीं। और खास तौर पर अगर किसी पुलिस
की तरफ से किसी भी आरोपी का रिमांड लिया जाता है तो उस रिमांड में क्या आरोपी को जो बुक मैनुअल है, खास तौर पे जो पुलिस मैनुअल है, उसके हिसाब से काम किए गए अथवा नहीं किए गए। संजय शिंदे को हथकड़ी लगाई गई थी या नहीं लगाई गई थी। अक्षय शिंदे के साथ जो प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने थे वो प्रोटोकॉल सही तरीके से फॉलो किए गए या नहीं किए गए, ये सभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होंगे। हालांकि पुलिस जो थ्योरी बता रही है, अक्षय शिंदे का परिवार उससे नकार रहा है। अक्षय शिंदे को लेकर परिवार वालों का कहना है कि अक्षय 10वीं फेल था, उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं थी, उसे पटाखों से भी डर लगता था, तो फिर वो पुलिस की बंदूक छीनकर आखिर फायर कैसे कर सकता है। मेरे बच्चे पे उन लोग गोली चलाए ले, मेरा बच्चा ऐसा कर नहीं सकता है, करेगा ही नहीं। उसको पटाखड़ी नहीं चलाने को आता है, गाड़ी नहीं चलाने को नहीं आता है, तो वो बंदूक कभी चलाएगा। लेकिन अक्षय के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई हैं। नहीं, ये बच्चा नहीं किया रहेगा, ये बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये दबाव के लिए उन लोग कुछ किया है, उसका पे आरोप डाला रहेगा। अक्षय के साथ क्या आपकी कोई बातचीत हुई थी? वो खाली बोला मम्मी कभी मेरे को चुड़ा कि जिस तरह से अक्षय शिंदे के साथ हुआ है, क्या अक्षय ने पहले कोई ऐसी भावनाएं जाहिर की थी? नहीं, कभी जेल में गया भी नहीं, पहली बार गया है बच्चा। क्या फिलहाल आप डेड बॉडी क्लेम करेंगी हॉस्पिटल से? नहीं, जब तक न्याय नहीं होएगा तब तक नहीं लेके जाएगा मैं। सर गलत है। क्यों लगता है आपको? नहीं, वो कर ही नहीं सकता है, उसका हाथ कांपते है, वो उतना कर ही नहीं सकता, उसको पता भी नहीं है आज तक। वो खुद का वो फटाकड़ी नहीं, वो अपना दिवाली में फटाकड़ी आएगा वो भी नहीं जलाता है, वो डरता है उससे, वो तो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। क्या लगता है कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है अक्षय शिंदे? इसके अंदर स्कूल का प्रशासन जवाबदार है और इसके अंदर पुलिस वाले भी इसके ऊपर टारगेट लगा के रखे थे, तो इसको मार दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी साकेत राय बदलापुर से लाइव जुड़े हुए हैं। साकेत, इस पूरे मामले में सबसे पहले पुलिस का पक्ष आप सामने रखें। पुलिस क्या कह रही है, ये एनकाउंटर कैसे किया गया और किन परिस्थितियों में किया गया? एनकाउंटर में सीधा सीने पर गोली चला दी गई या पहले पांव की तरफ गोली चलाई गई जिससे कि वो आत्मसमर्पण कर देता? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इस वक्त पुलिस की तरफ से इस पूरे एनकाउंटर को लेकर जो तथ्य और जो तर्क दिए जा रहे हैं उसकी जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। अब इस मामले में सबसे पहले तो आपको बताएं कि जिस तरह से 15 पुलिस अधिकारियों की एक टीम जो है वो गठित की गई थी, जिसमें उन्हें इस बात की जांच करनी थी कि अक्षय शिंदे की पत्नी ने जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं उस मामले में जांच करनी थी, और इसी के लिए तलोजा जेल से उसकी रिमांड लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वैन में जिस वक्त गुजर रहे थे, मुमरा बाईपास के पास ये पूरी घटना हुई। और उस दौरान पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी में कुल मिलाकर 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद थे। अब इसमें कौन कहां बैठा हुआ था ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और एपीआई नीलेश मोरे, जिन्हें गोली लगी है, फिलहाल वो थाने के जुपिटर अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार राजनेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंच रहे हैं। उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा। उनके बयान और इस वक्त जो फॉरेंसिक टीम गाड़ी का मुआयना करने आई थी वो भी इंच बाय इंच इस बात का निरीक्षण करेगी, इस बात की जांच करेगी कि इस मामले में जो बात पुलिस के अधिकारियों द्वारा और जो उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे उनके द्वारा जो बात कही जा रही थी और पुलिस मैनुअल के हिसाब से जो काम किए जाने थे उन्हें फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। इसके अलावा इंच बाय इंच इस बात का निरीक्षण किया जाएगा कि जिस एंगल से गोली चली, जिस जगह से गोली चली, क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है अथवा नहीं है। क्योंकि ठीक है साकेत, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, इसमें अक्षय शिंदे मारा गया। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इधर कांग्रेस एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि पुलिस बार बार कहानियां बदल रही है। नाना पटोले ने कहा कि मुख्य आरोपियों को बचाने के लिए अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा कि बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एनकाउंटर पर सवाल उठाना ठीक नहीं। हमारी मांग है कि जो संस्था है, जो संचालक मंडल जो आरएसएस और बीजेपी का था, पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। घटना को एक बड़ा समय हुआ, आरोपी कहाँ गए अभी तक पता नहीं। एक शंका मन में सबके आई है कि उन सबको बचाने के लिए ये शिंदे को गोली मारकर उसको ख़त्म कर दिया गया है, और इसलिए ये शंका सबके मन में। और हमारा कहना ऐसा है कि कोई भी आरोपी ना बचे, सबको कड़ी की कड़ी सजा हो, और इसलिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक कमेटी बने। जैसे ऑलरेडी ये सुमोटो प्रकरण माननीय हाईकोर्ट ने अपने कब्जे में लिया है, और इसलिए ये बड़ी घटना होने की वजह से इसको एक अलग से कमेटी बनाई जाए और उसके माध्यम से पूरी निष्पक्ष ये इंक्वायरी हो। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। विपक्ष अक्षय शिंदे का परिवार एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है, लेकिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे और उनका परिवार एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों को 51,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इस एनकाउंटर में घायल एएसआई नीलेश मोरे से राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे जल्द ही मुलाकात कर सकते हैं। अक्षय शिंदे के खिलाफ 3 मामले दर्ज थे। 2 मामले तो स्कूल में बच्चियों के साथ यौन शोषण के ही थे, वहीं तीसरी एफआईआर अक्षय के खिलाफ उसकी दूसरी पत्नी ने दर्ज कराई थी। दूसरी पत्नी ने अक्षय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था और इसी मामले की जांच के लिए पुलिस अक्षय को बदलापुर ला रही थी, तभी ये वारदात हुई। एनकाउंटर को लेकर यूपी पुलिस भी पूरे एक्शन में है। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज सिंह के एनकाउंटर के बाद एक और बड़ा एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ और गाजीपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिस शराब तस्कर का एनकाउंटर हुआ उसका नाम मोहम्मद जाहिद है, और इसके पिछले कई दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। मोहम्मद जाहिद पर बाड़मेर एक्सप्रेस में आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या का आरोप तो था ही, इसके अलावा यूपी पुलिस ने मोहम्मद जाहिद पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। वो पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। दरअसल 19-20 अगस्त की दरमियानी रात को बाड़मेर एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर दी थी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। इसी मामले में पुलिस को मोहम्मद जाहिद की तलाश थी। इस मामले में पुलिस ने पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। बाड़मेर एक्सप्रेस में 2 आरपीएफ जवानों की हत्याकांड के मामले में यह पहला एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए थे, लेकिन पहले के दोनों एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर थे, यानी पिछले दोनों एनकाउंटर में आरोपी मारे नहीं गए थे। गाजीपुर में पिछले 2 दिनों में 2 एनकाउंटर हुए। 21 सितंबर को एनकाउंटर में रवि नाम के बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रवि पर 50,000 का इनाम था। रवि भी बिहार के भोजपुर जिले का रहने वाला है। आरपीएफ जवानों की हत्या के मामले में पुलिस को रवि की भी तलाश थी, जिसे एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब आज एक और एनकाउंटर हुआ जिसमें मोहम्मद जाहिद मारा गया। मोहम्मद जाहिद 1 लाख का इनामी था। इसकी भी आरपीएफ हत्याकांड में तलाश थी। दरअसल पिछले महीने की 19-20 तारीख को बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में शराब तस्करों ने आरपीएफ के 2 जवान प्रमोद और जावेद की हत्या कर दी थी। इन दोनों जवानों ने शराब तस्करी को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद शराब तस्करों ने दोनों की हत्या कर दी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को यह पता चला कि मोहम्मद जाहिद ने जवानों की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस का एक्शन हुआ और एनकाउंटर में मोहम्मद जाहिद मारा गया। 19-20 अगस्त की रात को एक घटना हुई थी बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में, जिसमें 2 आरपीएफ के जवान प्रमोद और जावेद दोनों की बहुत ही नृशंस तरीके से शराब तस्करों ने हत्या कर दी थी और हत्या करने के उपरांत उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। ये घटना थाना गहमर क्षेत्र में हुई थी। तब से ही लगातार एसटीएफ और हमारी जनपद की पुलिस एवं जीआरपी सभी लोग संयुक्त रूप से इस पूरे गैंग पर काम कर रहे थे। इनके 4 लोगों को पहले पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसमें एक के साथ मुठभेड़ के उपरांत घायल हुआ था। इसके बाद एक व्यक्ति और भेजा गया और अभी हाल ही में एक 50,000 इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था। महाराष्ट्र में अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर जहां सवाल उठ रहे हैं, वैसे ही उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर हंगामा मचा हुआ है।
सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट केस में आरोपी उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अनुज प्रताप सिंह गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर का डिप्टी लीडर था, लेकिन अनुज के घर वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। आज जब अनुज का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार वालों का गुस्सा और भड़क गया। अनुज की बहन इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के एनकाउंटर की मांग कर रही है। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे फिर महाराष्ट्र हो, दोनों ही जगह पर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को लेकर इस वक्त भी हंगामा मचा हुआ है। सुल्तानपुर ज्वेलरी शॉप लूट केस में आरोपी उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अनुज प्रताप सिंह गैंग्स ऑफ सुल्तानपुर का डिप्टी लीडर था, लेकिन अनुज के घर वाले उसे बेकसूर बता रहे हैं। आज जब अनुज का शव उसके घर पहुंचा तो परिवार वालों का गुस्सा भड़क गया। अनुज की बहन इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के एनकाउंटर की मांग करने लगी। अगर ऐसा हुआ है तो जितने सुल्तानपुर वो क्या बोलते हैं चोर में थे, सबका इनकाउंटर होना चाहिए, कोई भी नहीं। और सरकार ये भी लागू करे कि जैसे वो गया है वैसे सभी जाएंगे। आज से अगर चोरी हुई हो रहा है, उसका इनकाउंटर नहीं करवा पा रहे हैं। एक एक लड़कियां कुत्तों की मौत मर रही है, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है। एक मुकदमे की वजह से उसका इनकाउंटर हो गया, तो सबका होना चाहिए, कुछ भी हो सबका। और आज से ये लागू भी किया जाए कि जैसे वो गया वैसे सभी जाएंगे। मृतक अनुज सिंह की मौसी भी हैं, क्या मतलब किस तरीके का दुख करेंगे, इसके लेके व्यक्त करेंगे, बताइए। इतना बड़ा काम, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा दुख है। और हमारा तो एकदम बिल्कुल नाश ही हो गया। इतना सज्जन लड़का था वो कि देखो पूरे मौजा से आप जानकारी कर लो, कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है उसके। इतना सज्जन लड़का था और कोई सबूत हमको नहीं दिखाया कि सुल्तानपुर डकैती में हमारा लड़का था। ये सबूत हमको क्यों नहीं दिखाया, क्यों इनकाउंटर पहले किया? ये बात सबूत दिखा कर तब इनकाउंटर करते ना है? उसके पहले हमको पहले सबूत दिखाते है? ये फर्जी सब इनकाउंटर हुआ। क्या चाहते? एनकाउंटर को लेकर प्रदेश में सियासत भी बहुत हो रही है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिनकर की कविता के जरिए हमला बोला, तो अखिलेश यादव ने कहा कि कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। अखिलेश ने कहा कि किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अब घर वालों की नाराजगी तो समझी जाती है, लेकिन इस मुद्दे पर अखिलेश यादव जो सियासत कर रहे हैं उससे राज्य का सियासी माहौल गर्म है। अखिलेश यादव जाति देखकर एनकाउंटर का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो आंकड़ों की जुबानी आपके सामने रखती हूं। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से लेकर अब तक 7 साल में यूपी में 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इन अपराधियों में 67 मुस्लिम, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट और गुर्जर, 16 यादव, 14 दलित, 3 आदिवासी, 2 सिख, 8 ओबीसी और 42 दूसरी जातियों के थे। अखिलेश यादव जाति को देखकर एनकाउंटर का आरोप जब लगाते हैं तो क्या वो इन आंकड़ों को देखते हैं? अब भले ही अपराधियों की जात पर उत्तर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही हो, लेकिन यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन में कोई कमी नहीं है। ताजुब मामला कुशीनगर जिले का है, जहां नकली नोट चलाने वाले एक गैंग का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के 2 नेता समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया। एसपी लीडर रफी खान और नौशाद खान को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। खास बात यह रही कि रफी खान कोई छोटा मोटा लीडर नहीं है, वो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। रफी खान की अखिलेश यादव के साथ भी फोटो सामने आ चुकी है। वहीं नौशाद खान का भी कद समाजवादी पार्टी में अच्छा खासा रहा है। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था और अखिलेश यादव के साथ उसकी रील भी काफी वायरल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5.5 लाख के नकली नोट, 10 तमंचे और कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। आइए बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। हरियाणा की फिरोजपुर झिरका सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मामन खान ने भड़काऊ बयान दे दिया है। मामन खान ने नू हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी कौम के साथ अत्याचार हुआ है और अगर कांग्रेस की सरकार आए तो हम लोगों को सबक सिखाएंगे और हमारे साथ अन्याय करने वाले लोगों को मेवात छोड़ना पड़ेगा। वक्त आएगा
सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ बाहर जाना पड़ेगा। मामन खान का विवादों से गहरा नाता रहा है। मेवात में मुस्लिम वर्ग के बीच मामन की अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। मामन खान फिरोजपुर झिरका सीट से मौजूदा कांग्रेस विधायक और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी मामन खान को उम्मीदवार बनाया गया है। मामन खान 2014 में भी फिरोजपुर झिरका सीट से ही निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। मामन खान का नूह हिंसा से गहरा ताल्लुक है। उन पर 31 जुलाई 2023 को नूह में हिंसा भड़काने का आरोप है। 14 सितंबर 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फिर 18 अक्टूबर 2023 को मामन खान को जमानत मिल गई थी। अब सवाल ये है कि मामन खान फिरोजपुर झिरका के मुस्लिमों को क्यों भड़का रहे हैं। दरअसल फिरोजपुर झिरका मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट से उतारे हैं। बीजेपी ने नसीम अहमद को चुनावी मैदान में उतारा तो जेजेपी से जान मोहम्मद उम्मीदवार हैं और इनेलो ने हबीब अहमद खान को मौका दिया। कांग्रेस ने नूह हिंसा भड़काने के सूत्रधार होने के आरोपों के बाद भी मामन खान को दोबारा प्रत्याशी बना लिया। अब मामन खान को मुस्लिम वोट कटने का डर है, क्योंकि फिरोजपुर झिरका के 80% मुस्लिम वोट बट सकते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। बात दिल्ली के घमासान की भी, जहां धर्म छिपाकर धंधा करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के विनोद नगर में एक जूस की दुकान का नाम तो गुप्ता जूस भंडार है, लेकिन जब इस दुकान पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट किया जाता है तो उस पर मोहम्मद यामीन के नाम सामने आता है। इलाके के बीजेपी पार्षद रवि नेगी जब दुकान पर जूस पीने के लिए पहुंचे और पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जैसे क्यूआर कोड स्कैन किया तो जूस की दुकान के मालिक का नाम मोहम्मद यामीन निकला। यानी कि नाम और पहचान छिपाकर जूस का कारोबार हो रहा था। तो मोहम्मद यामीन आ रहा है पेटीएम में और दुकान लिखा गुप्ता। अबे गुप्ता लिखा, अभी पेमेंट तो मोहम्मद यामीन के नाम से ले रहे हो ना? चला रहे हैं। हाँ तो नाम लिखो ना मोहम्मद यामीन। लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हिंदुओं को? उससे बता दियो नाम चेंज कर लगा, यहाँ पे मोहम्मद यामीन लिखा है यहाँ पे।